नमस्ते। मैं अतुल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सीरीज। As you see on the screen, this video mainly talk about waste generation in a technological society, material flow and waste generation. So basically in this video we explain what is the material and how it will flow from one system to another system, and how we can identify the waste generation sources using this material flow approaches. As well as in this video we elucidate which principle इसके पीछे, इस वर्क फ्लो के पीछे, इस मटेरियल फ्लो के पीछे which principle work behind this. तो बिना देरी किए हुए आइए आपको ले चलते हैं इन द ओशियन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमको ये जानना चाहिए सबसे पहले कि सब छोड़िए, हम तो पहले यही जानने बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि करंट टाइम पे द मटेरियल दैट वी यूज़ कंज्यूम, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि वो ना तो टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है एज वेल एज पर कैपिटा के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा है। So waste generated will impact on the environmental quality and human health. अगर हमने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो फर्स्ट हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि वेस्ट जनरेशन क्या है और बेसिकली ये कहाँ से होता है। फर्स्ट हम ये क्लेरिफाई करते हैं कि वेस्ट जनरेशन होता क्या है। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी। सो बात बस इतनी सी है कि हमारे जगने से सोने तक जो भी मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं उसका रिजल्टेंट क्या होता है, वो वेस्ट होता है। आप खुद आइडिया लगाइए और एनालाइज कीजिए। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट इज इनवाइटेबल कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स रिजल्टेंट किस चीज़ का है, ऑल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। अब चाहिए तो ये आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये हर जगह स्टार्टिंग टू बिगनिंग टू एंडिंग तक हर स्टेप में वेस्ट का जनरेशन होता है। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन की, अब रॉ मटेरियल चाहे तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर से लीजिए कि वीट प्रोडक्शन में, जब वीट मतलब कुछ भी ले लो, एज एग्जांपल वीट ले लो, राइस ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ से आपको स्ट्रॉ, हस्क, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। या फिर आप माइंस में मिनरल एक्सट्रैक्शन करते हो, ये एज अ रॉ मटेरियल है, स्टार्टिंग से ही आपके यूज़ होते हैं या फिर शुरू होते हैं। तो वहाँ से लेकर के आप कोई फूड, इसको यूज़ करते हुए रॉ मटेरियल को, फूड को मैन्युफैक्चर करते हो या कोई ज्वेलरी बनाते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, कुछ भी प्रोडक्शन करते हो, कोई भी चीज़, वहाँ पर भी वेस्ट का जनरेशन होता है। प्रोडक्शन के बाद जब आप उसको कंज्यूम करते हो तब भी जनरेट होता है। यहाँ तक कि इन सारे वेस्ट जो जनरेट होते हैं, इस वेस्ट को मैनेज करने में भी वेस्ट जनरेट होता है। तो अब क्वेश्चन ये भी कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि ये वेस्ट जनरेटर कौन से होते हैं जो वेस्ट को जनरेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 2016, वो उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, मीन्स कोई कम्युनिटी हो या कुछ भी हो सकता है, वो रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंशियल हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, गवर्निंग बॉडी हो, नॉन गवर्निंग बॉडी हो, कमर्शियल बॉडी हो, कुछ भी, एनी थिंग्स, वो सारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं या किसी भी तरीके का वेस्ट जनरेट करते हैं, वो वेस्ट जनरेटर बोले जाते हैं। बेसिकली ये SWM 2016 है, तो ये सॉलिड वेस्ट की बात करता है। तो हमने डिफिनेशन वहाँ से ली है। अब कुछ चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके पहले आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि बेसिक कुछ डिफिनेशंस क्या होती हैं। जैसे कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि हम वर्ड काफ़ी यूज़ करेंगे इसमें कि सब्सटेंसेस वगैरह वगैरह। तो सब्सटेंसेस बेसिकली इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ मैटर। इसमें मैक्सिमम मिलावट कुछ नहीं होती। कुछ चीज़ों का मतलब वो स्टैंड अलोन करता है, चाहे उसको आप एलिमेंट की तरह समझो या कोई कंपाउंड कुछ मिक्सअप होता है, लेकिन वो स्टैंड अलोन एक सिंगल टाइप का होता है।
मैटर आप कह सकते हो, मैटर मीन्स कुछ भी हो गया आपका। तो जैसे आपका एलिमेंट्स में आपके लेड आ गए, फेरस आ गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर की तारी हो गई, फिर कुछ कंपाउंड्स जैसे CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, कुछ भी हो सकते हैं। फिर इन्हीं सब्सटेंसेस के आगे जब हम बढ़ते हैं, जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है, तो बात आती है गुड्स की। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि लिखा होता है गुड्स कैरियर, जो गुड्स को कैरी करते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू डिज़ाइन की गई हो। उनको बताया गया हो अच्छा इसका ये प्राइस है। अब उसमें सिर्फ वो मैटर नहीं हो सकते, उसमें एनर्जी भी हो सकती है, आपकी सर्विस भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बिकॉज सबकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से एनर्जी रोल प्ले करता है इस मटेरियल फ्लो में, किस तरीके से सर्विस भी रोल प्ले करती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन भी रोल प्ले करती है। और इन सब को हम समराइज फॉर्म में मटेरियल फ्लो एनालिसिस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब अगला, हमने बार बार मटेरियल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल बेसिकली इन्हीं सब्सटेंसेस और गुड का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें सिंगल टाइप ऑफ मैटर भी हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। अब इस यही मटेरियल किसी न किसी चैनल के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। मीन्स जैसे हमने देखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, कंज्यूम करने तक और एंड तक, जहाँ पे ट्रीटमेंट होगा उसका, तो वो एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में बेसिकली ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, चीज़ याद रखिएगा, इसमें स्टोरेज भी होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, गुड्स। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके प्राकृतिक हों या फिर आर्टिफिशियल हों, मीन्स नेचुरल या मैन मेड हो, कुछ भी हो सकते हैं। अब जिस तरीके से आप हमारे यहाँ वेस्ट, आप जानते हो कि वेस्ट मैनेजमेंट में स्टेजेस होते हैं, वेस्ट जनरेट होता है, फिर कलेक्ट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे तो ट्रीटमेंट सेंटर तक जाए या फिर वो लैंडफिल साइट तक जाए। तो ये प्रोसेस का एक होता है कि हमने एक सिस्टम सिस्टम मान लो, सिस्टम अगली बात में हम देखते हैं, पहले कंप्लीट जान लेते हैं तो हम बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे। सिस्टम, अब ये सिस्टम क्या होता है, अब मटेरियल फ्लो कहीं ना कहीं से हो रहा, हम पूरी चीज़ों को तो एनालाइज नहीं कर सकते कि कहाँ से शुरू कहाँ से अंत, उस तरीके से तो पूरा अर्थ एक बहुत बड़ा हमारा सिस्टम हो जाएगा। बट वी हैव टू डिफाइन आवर एनालाइज्ड एरिया, अपना हमने हमें एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना होगा। जैसे कि हम किसी सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वेस्ट कहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर वेस्ट, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो इसका मेनली जनरेशन पॉइंट क्या है, ये किस किस स्टेजेस से होकर के जाता है, और एटलीस्ट प्रोसेस होने कहाँ जाता है या एंड कहाँ होता है। तो हम कहाँ पे फोकस करेंगे, या तो सिटी पे फोकस कर लें कि सिटी में पूरा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन क्या होता है, या बेसिकली हम किसी जो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड फैक्ट्री है उसको, या हम सारे हाउस होल्ड को फोकस कर लें कि जितने भी हाउस होल्ड हैं या रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल एरिया हैं, वहाँ से प्लास्टिक वेस्ट कैसे जनरेट होते हैं, तो एक हमें डिफाइन करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन कर देते हैं कि हमारा इनपुट कहाँ से हो रहा है और सिस्टम क्या है और पुट क्या हो रहा है, तो वो हमारी बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसको हम सिस्टम बोलेंगे। फिर उसके बाद बात आती है एक्टिविटी की। अब एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक सिस्टम नहीं होता, इसमें मल्टीपल सिस्टम होते हैं, सेट ऑफ सिस्टम। अब इसमें आपके एक क्या कहते हैं कि सिटी को ही मान लो, जिसमें पूरी तरीके से आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बारी बार सारे स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसमें मल्टीपल सिस्टम काम करते हैं। जैसे एक सिटी में फैक्ट्री भी हो सकती है आपकी, एक सिटी में आपका हाउस होल्ड भी हो सकता है। जब हम मल्टीपल सिस्टम को एक साथ लेकर के बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स की बात कर सकते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर सकते हैं, वो भी हमारा एक सिस्टम है। किसी अर्बन लोकल बॉडीज़ हम की बात कर सकते हैं, वो भी हमारा एक सिस्टम है। किसी इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी हमारा एक सिस्टम है। जब हम इन सारी तीनों चारों पांचों चीज़ों को मिला देंगे, देन वी कॉल्ड दिस इज़ द एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस। अब हम और भी चीज़ों की बात करेंगे, जो कि है सबसे मेन चीज़, स्टॉक।
जो सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं उसमें जो मटेरियल रिजर्वायर के तौर पे रह जाता है वो होता है उस चीज का स्टॉक। ठीक, तो हमने सब्सटेंस, गुड, मटेरियल, प्रोसेस, सिस्टम, एक्टिविटी, स्टॉक, और भी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मटेरियल फ्लो में बहुत ज़्यादा यूज आने वाली हैं। तो क्या चीज़ें हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है फ्लो। अब फ्लो हो रहा है ना, मटेरियल का फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब हम फ्लो की बारे में बात करें, जब मैं बोलूँ फ्लो, दैट मीन्स मास पर टाइम, मास का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम पीरियड होगा, उसके बेसिस पे हम उस फ्लो की बात कर रहे हैं। बस हम फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें टाइम इंक्लूडेड है। मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मास का फ्लो जो भी हो रहा है आपके, अब मटेरियल का फ्लो, फ्लक्स। अब यही मास पर टाइम यानी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का फ्लो जो हो गया, जब हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में बात कर दें, मीन्स एक यूनिट एरिया हो जाए, जैसे कि सीवेज, हमारे शहर का सीवेज, सीवेज पाइपलाइन से आता है, तो हम मास है वो एक सीवेज, उसके फ्लो की बात कर रहे हैं, बट हमने उस पाइपलाइन का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया उसको कि हाँ उसका विड्थ इतना है या उसका वॉल्यूम इतना है। ठीक, तो वो आपका क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसमें जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, और एक चीज़ और इसके बाद टर्म आएगा इनपुट एंड आउटपुट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लक्स की। किस पे बात कर रहे हैं? अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम को ध्यान रखना, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, सिस्टम, सिटी, रीजन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कुछ भी। फिर उसके बाद जब हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं फ्लो एंड फ्लक्स की, यानी मटेरियल फ्लो या मटेरियल फ्लक्सेस, तो किस पे बात कर रहे हैं? एक क्रॉस प्रोसेस बाउंड्रीज। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है और स्टोरेज भी है, दोनों चीज़ों की बातों को ध्यान रखना है। जैसे वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को एक लैंडफिल साइट या ट्रीटमेंट सेंटर तक ले जाना, प्रोसेस, तो उसके एक क्रॉस प्रोसेस बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम। अब देखते हैं कि बेसिकली इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल फ्लो, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन वर्ड आया, एनर्जी कंजर्वेशन का वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ कुछ याद आ रहा है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बट लॉ मास कंजर्वेशन की जब बात करते हैं तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या करता है? बेसिकली ये बहुत पुराना लॉ है। बेसिकली जब आप जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप एस टी पी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर आप एनर्जी मास बैलेंस जैसी चीज़ों को समझेंगे कि हाँ हमारी रिवर्स में कोई पॉल्यूटेंट स्ट्रीम आ रही है, वो ऐड हो रही है, फिर कंसंट्रेशन इसका ये है, रिवर में स्ट्रीम में ऐड होने के बाद ये होता है। तो जब हम उस लेवल की एनालिसिस करते हैं, उस लेवल की आप लोग, हम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप फैमिलियर होंगे, अगर नहीं है तो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी मैटर हो, वो जब चेंज हो रहा है फिजिकल टू केमिकल, मैटर कैन चेंज फ्रॉम फिजिकल टू केमिकल, और इन सब चेंजेस के बीच में मैटर इज कंजर्व्ड है। चेंज ये पूरी तरीके से कंजर्व्ड है, एक तरीके से मान लिया गया कि अनचेंज्ड है। अब कुछ चीज़ें सिस्टम में रहेंगी, उसको वो भी इस चीज़ की बात करेगा, बट बेसिकली प्रिंसिपल क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि फिजिकल टू केमिकल कुछ भी चेंज हो, बस दीज चेंजेस मैटर इज अ कंजर्व्ड। ठीक, अब जो बहुत पहले डिफाइन किया गया था, अगर हम, मैंने इसका साइटेशन भी दिया, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने, अब इनका पब्लिकेशन नेचर में हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट्स फ्रॉम, देखिए एक साइंटिस्ट हुए थे एंटोनी लवोजियर, 1789 में। बेसिकली ये 18th सेंचुरी की बात है, जब केमिकल साइंस में फर्स्ट टाइम इसका यूज होने लगा था। अभी मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा तो डिटेल में बात करता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली ये कहते हैं कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने इसको केमिकल फॉर्म में यूज़ किया, केमिकल रिएक्शंस में यूज किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो इन्हें जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला,
उन्होंने कहा कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो चेंज हो गया। अगर हमने हाइड्रोजन लिया और आयोडीन लिया H2 + I2, तो हमें रिएक्शन में 2Hi मिल गया। वो स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाया इन्होंने, रिएजेंट प्लस प्रोडक्ट, पूरी दोनों तरफ की इक्वेशन को बैलेंस कर दिए। तो इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, और उधर इनको मिल गया दोनों हाइड्रोजन आयोडाइड्स। कंप्लीट रिएक्शन, जिन्होंने कहा नहीं बैलेंस होता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मटेरियल फ्लो एनालिसिस बेसिकली एज अ सिस्टमैटिक असेसमेंट फ्लो। अब इसमें देखिए वर्ड बहुत सारे आ रहे हैं, मटेरियल फ्लो आया, सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ फ्लो आया, एंड स्टॉक आया। स्टॉक किसकी, जब उसमें रिजर्वायर के तौर में रह जाता है सिस्टम में, देन उसकी बात कर रहे हैं ये। स्टॉक ऑफ द मटेरियल विद इन द सिस्टम डिफाइन इन स्पेस एंड टाइम, सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। सिस्टम के अंदर जब वो रह जाता है, कोई भी चीज़ इनपुट हुआ किसी सिस्टम के थ्रू में, वो इनपुट, कोई भी इनपुट, कोई भी मटेरियल जहाँ से वो जनरेट हुआ, वो किसी सिस्टम में इंटर किया, या सिटी में इंटर किया, हाउस होल्ड में इंटर किया, फैक्ट्री में इंटर किया, कहीं भी इंटर किया, फिर उसके बाद वो जब उसका आउटपुट होगा तो कुछ पार्ट उसका सिस्टम में रहेगा, बाकी आउटपुट में रहेगा। जब आप इन आउटपुट और सिस्टम की दोनों को एडिशन करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मास मिलेगा, इनपुट के इक्वल टू होना चाहिए वो। मास कंजर्वेशन तो लॉ यही कहता है। ठीक, प्रिंस अब किस तरीके से, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस स्टॉक। हमने कोई मटेरियल मेरा इनपुट कर रहा है किसी एक सिस्टम में, ये सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है, सिटी भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, हमने एग्जांपल दिया है। अब उसके बाद इसका आउटपुट जो होगा कुछ पार्ट सिस्टम में रह जाएगा, यही जो सिस्टम में रह जाएगा वो स्टॉक होता है, हम जानते हैं। और यही है मटेरियल मास बैलेंस, मींस प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल फ्लो, मींस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, वो 100 लीटर फ्यूल यूज़ करती है और 2 ग्राम लेड पर लीटर में अवेलेबल है। अब जब इस फ्यूल को कंबस्जन किया जाता है, या कंबस्ट जो होता है, तो 150 ग्राम ऑफ लेड फाउंड कहाँ होता है, एयर में। तो व्हाट विल बी द स्टॉक ऑफ लेड। तो अब इसी फार्मूले से बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है मास बैलेंस की, सिंपल सी है। देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर, प्रपोर्शन ऑफ लेड कितना है पर लीटर में, 2 ग्राम्स, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा लेड, 200 ग्राम। अब आउटपुट कितना हो रहा है, 150। अब इसमें आपको पता चल रहा है इनपुट 200 ग्राम है, आउटपुट 150 है, स्टॉक अपने आप निकाल लोगे आप। फार्मूला कौन सा है हमें पता ही है कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस स्टॉक। अब हम स्टॉक इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, तो 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 ग्राम आपका स्टॉक हो गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 6-7 स्टैंडर्ड की। बस हाँ, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। और ये डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। आगे हम इस पर बहुत सारी बातें करेंगे, किस तरीके से ये लाइफ साइकिल असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और बहुत सारी चीज़ों के साथ कोरिलेटेड है ये। अब देखते हैं कि ये मटेरियल फ्लो एनालिसिस, जब हम एफ बात करते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। बेसिकली ये ग्रीक फिलॉसफी है 2000 साल पहले की। वैसे तो हम इंडियन फिलॉसफी से भी जोड़ सकते हैं, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारा गीता भी बहुत सारी चीज़ें कहता है, बेसिकली उसी चीज़ों पे ही ये बात हो रही है। आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, वो एक शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में ही जाती है। मतलब हमारे यहाँ बोला गया है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शोषति मारुता। ऐसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बट जो चीज़ें साइटेड हैं हम उसको ही एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि अब वो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं और आपके मार्क्स अभी कोई भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो उससे रिलेटेड होगी। बेसिकली इनकी जो फिलॉसफी थी ग्रीक वालों की, उन्होंने ये कहा था नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। इसका मतलब यही हुआ कि जो एग्जिस्ट कर रही है वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, कुछ आया नहीं है, जो पहले से था वही अर्थ पे है। अर्थ को अगर आप बहुत बड़ा सिस्टम मान लें तो कोई मैटर यहाँ पे नहीं आया, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है। कोई फिजिकल टू केमिकल हुआ, कोई केमिकल टू फिजिकल हुआ, कोई सॉलिड टू लिक्विड हुआ, लिक्विड टू सॉलिड हुआ, ऐसे ही चीज़ें हुई और चेंज हुई। उसके बाद
18 सेंचुरी आई, जब एंटोनी साहब ने इसको केमिकल रिएक्शन में यूज किया और बोला कि इन केमिकल रिएक्शन कोई चेंजेस नहीं होते, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया प्रीवियस स्लाइड में। तो अब उसके बाद फिर ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने लगा। 18 सेंचुरी के बाद जब एंटोनी साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, केमिकल रिएक्शन में तो ये कांस्टेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये रूल और ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो चुका है तो ये हर जगह यूज़ होगा। तो बेसिकली ये मास बैलेंस, एनर्जी मास बैलेंस में यूज होने लगा। मतलब पॉल्यूशन लेवल जो हमारे रिवर में स्ट्रीम में जाते हैं उसके लिए हम मास कंजर्वेशन की बात करने लगे, स्ट्रीम फ्लो की बात करने लगे कि हाँ अगर इतना पॉल्यूटेंट गया रिवर में, इतना मिला, डाइल्यूट हुआ तो कितना फ्लो रहा, तो कितना कंसंट्रेशन हुआ, हम इसी इनपुट आउटपुट और स्टॉक के बेसिस पे एनालाइज करने लगे। वेस्ट एंड इन्वायरमेंट अब कहाँ कहाँ यूज होने लगा, ये वेस्ट में, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होने लगा। इन्वायरमेंटल साइंस के मैक्सिमम बहुत सारी एयर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, और क्या कहते हैं जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, सरफेस वाटर से रिलेटेड, जो भी चीज़ें पॉल्यूटेंट से रिलेटेड हैं, पॉल्यूटेंट मूवमेंट से रिलेटेड हैं, उस पर ये चीज़ें बात होने लगी। चाहे वो वेस्ट हो या पॉल्यूशन से लेवल कोई भी तरीके का पॉल्यूशन हो, अगर उसमें मूवमेंट है, हो रहा है, तो MFA इज़ अ बेस्ट टूल टू एस्टेब्लिश अ बेस्ट रिलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम बाउंड्रीज आपके पॉल्यूटेंट के बीच में। अब यही मास बैलेंस प्रिंसिपल मेडिसिन में भी अप्लाई हुआ, केमिस्ट्री में भी, इकोनॉमिक्स में भी, इंजीनियरिंग में, लाइफ साइंस, बहुत सारी डाइवर्स फील्ड में अप्लाइड हुआ। और उसके बाद कुछ मेन चीज़ें जो करंट टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुई और स्टार्टिंग से यूज होती आई, वो है सिटीज़ मेटाबॉलिज्म। ये आपने मेटाबॉलिज्म वर्ड तो सुना ही होगा, सिटीज़ मेटाबॉलिज्म, और एनालिसिस ऑफ पॉल्यूटेंट पथवे इन रीजन सच एज सिटीज़, इसको मतलब जस्ट इसके पहले ही बताया। तो सिटीज़ में मेटाबॉलिज्म भी कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं मेटाबॉलिज्म जैसी कि आपके अंदर जो होती है उस तरीके की मेटाबॉलिज्म, ये बस यही डिस्क्राइब करता है कि एनालिसिस ऑफ द फ्लो, किस चीज़ का फ्लो, मटेरियल एंड एनर्जी विद इन द सिटीज़। जो भी मटेरियल हो या जो भी एनर्जी हो, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एनर्जी भी इंक्लूडेड होती है गुड्स में, और सब्सटेंस और गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है मटेरियल, पहले ही बात कर चुके हैं। तो मटेरियल एंड एनर्जी का मूवमेंट, एनालिसिस, उसका फ्लो, यही चीज़ें विद इन सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ को एक बाउंड्री मान लिया गया, वो आती हैं पार्ट आपके सिटीज़ मेटाबॉलिज्म में। अब इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, सिटीज़ मेटाबॉलिज्म समझ गए होंगे आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और अर्बन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, जब हम लैंड सरफेस टेम्परेचर एस्टिमेशन की बात करते हैं, अर्थ एनर्जी बजट की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करते हैं, तो अर्बन मेटाबॉलिज्म इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एवरी टर्म्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेनली क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसका ये है कि डेलिनिएट सिस्टम ऑफ मटेरियल फ्लो एंड स्टॉक। ठीक, किसके किसके बीच में, सिस्टम ऑफ मटेरियल फ्लो एंड स्टॉक, उसके बीच में एक चित्रण स्थापित करता है, एक तरीके से आप बोलेंगे तो एक फ्लो बनाता है, एक आपके सामने एक खाका रख देता है, एक आपके सामने आउटफ्लो रख देता है, एक आपके सामने एक तरीके का इजी टू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए आपको एक बहुत सिंपल में बता देता है कि ये आपका वेस्ट है, इस सिस्टम में इनपुट हुआ, ये स्टॉक इसमें रह गया और इतना ये आउटपुट हुआ, बहुत सिंपल वे में। कि आपने आपके घर से ऑर्गेनिक वेस्ट निकला या फिर वो आया कहाँ से, कि आप मार्केट से सब्जी लेके आए, वो सोर्स हुआ आपके हाउस होल्ड में गया, फिर उसके बाद आपने कंज्यूम किया या फिर जो भी किया, उसके बाद एज अ वेस्ट वो ऐसे निकला। तो आपके सिस्टम में कि इनपुट इतना हुआ, आउटपुट इतना हो रहा है। अब उतना वो मल्टीपल हाउस होल्ड लेवल पे काम करेंगे तो एक बड़े लेवल पे काम होगा, सिटीज़ लेवल पे काम करेंगे तो सिटीज़ लेवल पे आपकी सिस्टम बाउंड्रीज कितनी बड़ी है उसी हिसाब से आपका फ्लो भी होगा और स्टॉक भी बढ़ेगा। तो एक सिस्टम डेलिनिएट करता है ये। दूसरा क्या करता है, बहुत सारी एनालिसिस हैं, जैसे कि LCA हो गई, ये भी एक कंप्लीटनेस की बात करती है। फ्रॉम जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज़, बिगनिंग टू एंडिंग तक लाइफ साइकिल असेसमेंट होती है पूरी तरीके की, बट नहीं, अब ये क्या करता है, ये बहुत इजी का, जैसे कि अब और भी चीज़ों को थोड़ा बात कर लें फिर एग्जांपल पे आते हैं कि रिड्यूस सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी।
while maintaining basis of for डिसीजन मेकर। अब कोई जिस इंजीनियरिंग फील्ड का ना हो, जो भी डिसीजन मेकर हो, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना हो कि नहीं वेस्ट फ्लो कैसा हो रहा है, तो सॉलिड वेस्ट फ्लो की बात करें आप किसी म्यूनसिपालिटी एरिया में या अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो उसको आप समझाएंगे, हर एक टाइप्स के सॉलिड वेस्ट को आप कैटेगराइज करोगे, फिर बताओगे, आप उसको सिटीज़ लेवल पे बताओगे कि हाउस होल्ड लेवल पे बताओगे, तो एक कॉम्प्लेक्स खाका तैयार होगा। बट यूजिंग दिस मटेरियल फ्लो या फिर मटेरियल फ्लो बेस्ड क्या कहते हैं एनालिसिस, उसको आप बहुत इजी वे में समझा सकते हो। जैसे कि किसी भी शहर में कहीं भी कोई भी किसी भी हैजार्डस सब्सटेंस से कोई भी इशू हो रहा हो किसी भी रीजन में, तो आप एमएफए का यूज करते हुए, मीन्स मटेरियल फ्लो एनालिसिस का यूज करते हुए, आप एक फ्लो क्रिएट कर सकते हो किसके बीच में, सब्सटेंसेस। जैसे कि आपको सॉलिड वेस्ट में क्या बेसिकली जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो कौन सी दो चीज़ें निकलती हैं, सबसे पहली चीज़ तो डायोक्सिन हो गई, हाँ, बेंजीन रिंग बॉन्डेड विद द टू ऑक्सीजन, याद है बहुत ही, डायोक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्च कीजिएगा। फ्यूरॉन्स भी होते हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोर्सेस क्या हुए इसके, मींस इनपुट कहाँ हो रहा है। अगर हम उसको सोर्स मान लें, इनपुट मान लें कि हम वहाँ से इनपुट हो रहा है, अब जा कहाँ पे रहा है, आपकी कौन सी सिस्टम बाउंड्रीज में जा रहा है ये, तो आपके ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है लीचेट होकर के, आपका ये एयर एटमॉस्फेयर में जा सकता है, आप एक सिटीज़ की अगर बाउंड्री डिफाइन कर दो या सिटी एटमॉस्फेयर में भी जा सकता है, या फिर आप किसी सॉलिड वेस्ट को लेकर के बात कर लो कि कोई फैक्ट्री है प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, तो वो सिटी के अंदर आ रहा है, कितने प्रोडक्ट कितना किलोग्राम वो मैन्युफैक्चर कर रही है पर डे, कितना कंजप्शन हो रहा है उस सिटी में, उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, रिसाइकिल्ड कितना हो रहा है, मीन सिस्टम में कितना रह जा रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 62 मिलियन टन्स इंडिया में वेस्ट जनरेट होता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ओवरऑल, अगर पूरे इंडिया को सिस्टम मान ले तो उसमें से कितना परसेंट ट्रीट होता है, कितना परसेंट रिसाइकिल होता है, कितना परसेंट अंदर रह जाता है। तो ये एमएफए उसको डिफाइन कर सकता है अच्छे तरीके से, और उसी के बेसिस पे वो डिफाइन किया भी गया है। फिर उसके बाद बात कर कौन सा इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एसेस रिलेवेंट फ्लो एंड स्टॉक। सारी चीजों को नहीं, सिर्फ रिलेवेंट फ्लो एंड स्टॉक क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली नहीं, क्वांटिटेटिवली, क्योंकि हमने पहले इसको एसेस करके दिखाया आपको कि हाँ 50 ग्राम स्टॉक में रह जाता है लेड का, अभी जस्ट इसके ऊपर हमने एग्जांपल दिया, और यही आपको मास बैलेंस के बीच में सेंसिटिविटी और अनसर्टेनिटीज को एक्सप्लेन करता है। फिर ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये सिस्टम जो है कितना रिप्रोड्यूसिबल है, अंडरस्टैंडेबल है या फिर ट्रांसपेरेंट फैशन है इसका, वो एमएफए ही आपको एक्सप्लेन कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये रिजल्ट ये एक्सप्लेन करता है कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से मैनेजमेंट किस चीज़ का किया जाए, रिसोर्सेस का, कोई भी रिसोर्स हो उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, और यही एक्यूमुलेशन डिप्लेशन जो आपके पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी लोडिंग इन्वायरमेंट में कितनी हो रही है, फ्यूचर में लोडिंग कितनी होगी, और उनका डिप्लेशन किस तरीके से होगा, ये इस चीज़ की भी बात करता है। और ये बेनिफिशियल गुड प्रोसेस एंड सिस्टम की भी बात करता है, खासतौर से किस वे में, इन्वायरमेंटली वे में डिज़ाइन करके उसको। जैसे कि कोई वेहिकुलर इमिशन, जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप कि अ वेहिकुलर इमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 2.5 आपको जो मानना मान लो हमने PM10 लिया है, इज हैपनिंग एट लार्ज स्केल। दिल्ली पॉल्यूशन आप सब जानते हो बहुत फेमस है, उसको आप इमेजिन करो बस। एमएफए कैन बी यूजफुल टू स्टडी, क्या एमएफए के थ्रू इसको एनालाइज नहीं किया जाता होगा, किया जाता है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। मटेरियल फ्लो एनालिसिस ही दिल्ली को एक सिस्टम बाउंड्री मान करके कितना लोडिंग होती है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनालाइज करता है कंसंट्रेशन को। मच एनवायरमेंटल लोडिंग इज हैपनिंग विद इन अ सिटी रीजन विच फर्दर नीड टू बी एड्रेस्ड थ्रू मिटिगेशन मेजर, बहुत सारी चीज़ों को हेल्प कर सकता है मटेरियल फ्लो एनालिसिस। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी आपका वेस्ट हो
बेसिकली सॉलिड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड वेस्ट हो या कोई भी पॉल्यूटेंट हो, उसका सोर्स कहाँ है, मींस वो आपके सिस्टम बाउंड्रीज, जिस चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हैं वो उसमें इनपुट कहाँ से हो रहा है, फिर सिस्टम बाउंड्रीज में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आउटपुट होकर के वो किस किस पार्ट में जा रहा है, हम उसको भी फ्लो में देखते हैं अभी। इसी चीज को वो सिंपल वे में एक्सप्लेन करता है, उसकी लोडिंग को, उसकी अनलोडिंग को, उसकी मिटिगेशन को, जिसके हम मल्टीपल डाइवर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो नेक्स्ट अब हम ये जानते हैं कि किस तरीके से एमएफए वर्क करता है। अगर हम आपको इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें तो बेसिकली एक फ्लो चार्ट के तौर पे इसको देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये करेंगे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने सॉलिड वेस्ट जनरेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ सॉलिड वेस्ट जनरेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी सिटी को लेकर के, किसी म्यूनसिपालिटी को लेकर के, या अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर के। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको। पहला तो सिस्टम, सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें मेनली आप तीन चीज़ों या चार चीज़ों को एनालाइज करोगे। पहले तो आप किस सब्सटेंस को आपको एनालाइज करना है, उस सब्सटेंस को सेलेक्ट करोगे, या फिर किस गुड्स को एनालाइज करना है, उस गुड को आप सेलेक्ट करोगे। फिर सिस्टम बाउंड्रीज को डिफाइन करोगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है उस चीज़ को डिफाइन करोगे। उस सिस्टम डिफिनेशन को, आप सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इतनी चीज़ें करोगे। तब आप जाओगे फ्लो पे, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो एंड स्टॉक्स। अब इस चीज में आप कौन कौन सी चीजें करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मास फ्लो, फिर उसके बाद आप बैलेंस करोगे गुड्स को, मतलब इनपुट, सिस्टम, आउटपुट, इन सारी चीज़ों को। फिर आप उसके बाद भी क्या डिटरमाइन करोगे, कंसंट्रेशन। देखिए हमने कहा था क्वांटिटेटिवली नॉट क्वालिटेटिवली। बैलेंस, फिर इसको भी आपको करना है, बैलेंस ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या है ये मैं भी बता चुका हूँ पहले। अब इतने जब आपने देखा कि आपका एक सीधा फ्लो डायग्राम आ रहा है, बट आप रिफाइन भी कर सकते हो इसको। अगर आप पूरी तरीके से आपका सही डेटा आपको नहीं मिल रहा है तो आप मास फ्लो को फिर से रिफाइन कर सकते हो। जब आप उसको रिफाइन कर सकते हो मास फ्लो को, तो कंसंट्रेशन को भी रिफाइन किया जा सकता है। और जब इन दोनों चीज़ों को रिफाइन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी। या फिर आप बैलेंस करोगे, उसको रीडिटरमाइन करोगे, किस चीज़ को, गुड्स को। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ हमारा गुड्स ये नहीं है, मीन्स गुड्स क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसमें एनर्जी की भी बात हो रही है, आगे मैं आपको और फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा किस तरीके से एनर्जी अपना रोल प्ले करती है। क्योंकि गुड्स में एक्सप्लेन किया गया था कि नहीं, एनर्जी भी इसका पार्ट है। एवरीथिंग जिसकी इकोनॉमिक्स वैल्यू है इज अ गुड, मीन्स ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, बना दी गई है वो। फिर हम रिफाइन करेंगे मास फ्लो को, और जब हम, ऑब्वियस सी बात है स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। अब मास फ्लो को रिफाइन करने के बाद हम इलस्ट्रेट कर सकते, अपना एक इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं कि हाँ इतनी चीज़ें हो गई, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने सिस्टम बाउंड्रीज को डिफाइन किया, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे गए जिसमें हमने ये देखा कि फ्लो किस तरीके से हो रहा है। मास फ्लो को हमने डिटरमाइन किया, बैलेंस किया, उसको रिफाइन किया फिर से एक्यूरेसी की इम्प्रूवमेंट के लिए, फिर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया और सब्सटेंस को बैलेंस किया। फिर हम ये इंटरप्रिटेशन पे पहुंचे हैं कि आखिर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं। अगर सीधा हो गया तो हम बस यहीं पर रुक जाएंगे, हमें एक मिल गया और हम डिसीजन सपोर्ट यानी डीएसएस को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम सिस्टम को एडजस्ट होने के लिए फिर से भेज देंगे कि हाँ हम से सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे, या सिस्टम के एरिया को चेंज करेंगे, या बाउंड्री को रीडिफाइन करेंगे, या सिटी को चेंज करेंगे, या अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगर हमारे वार्ड्स हैं तो वार्ड को देखेंगे कौन सा वार्ड छूट गया, कहीं कुछ हो गया क्या, या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया कुछ बड़ी है तो उसको भी लेंगे। अर्बन एग्लोमरेशन एरिया ज़्यादा है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे कि नहीं नहीं, वो ट्रीटमेंट सेंटर में ये भी यहाँ यहाँ के भी वेस्ट जा रहे हैं, सिर्फ म्यूनसिपल एरिया का वेस्ट नहीं जा रहा है, तो हम फिर से सिस्टम को एडजस्ट करेंगे। और अगर तब भी हमें नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेशन सिर्फ जनरेशन ही उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उस जनरेशन के पीछे और भी रीज़न है जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करेंगे।
तो इस तरीके से पूरा मटेरियल फ्लो काम करता है। अब ये भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो कि फॉरेस्टर एट ऑल 2003 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये इसमें बहुत सारी ये इमेज जो शो कर रही है आपकी, ये सिस्टम्स को शो कर रही है, और उसकी बाउंड्रीज, सिस्टम है उसकी बाउंड्रीज है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जो बॉक्सेस हैं वो डिफाइन किए गए हैं उसके लिए। क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया था, प्रोसेसेस जो हैं वो स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो अगर आप इसमें ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज का फ्लो अर्बन एग्रीकल्चर में जा रहा है, मीन्स अगर इंडस्ट्री फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन कर रही है, एक प्रोसेस टू दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अर्बन एंड पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में जा रहा है, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर के नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, मतलब उसका मटेरियल फ्लो हुआ, यहाँ से मटेरियल फ्लो हुआ एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीस ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट फिर उसके बाद हाउस होल्ड एरिया में भी जा रहा है। मीन्स कुछ भी हो सकता है, अर्बन एग्रीकल्चर्स में कोई सीरियल का प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर के हाउस होल्ड गया, हाउस होल्ड ने उसको परचेज किया। फिक्स एक्सक्रीटा ट्रीटमेंट, ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड से क्या निकल रहा है, यू कैन इमेजिन दैट। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए, आफ्टर ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, लैंडफिल में जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि किसी का इनपुट किसी के लिए आउटपुट है, और किसी का आउटपुट किसी दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का काम कर रहा है। मींस अगर इंडस्ट्री के आउटपुट की बात करें तो वो अर्बन और पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के लिए इनपुट है, और अर्बन पेरी अर्बन एग्रीकल्चर्स की बात करें उसका आउटपुट ट्रांसपोर्ट के लिए इनपुट है, और ट्रांसपोर्ट का आउटपुट हाउस होल्ड के लिए इनपुट है, और हाउस होल्ड का आउटपुट एक्सक्रीटा ट्रीटमेंट के लिए, यानी जो उसका प्रोसेस है उसके लिए इनपुट है, फिर उसका लैंडफिल के लिए इनपुट है। अब लैंडफिल के बाद चीज़ें कहाँ जाएंगी, बाकी हर चीज़ हर जगह से डायरेक्ट भी हमारे जो एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर, सरफेस एरिया है, इन सब में भी जा सकती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सब में जाती हैं, ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर में भी जाएंगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है। अब लैंडफिल एरिया के बाद चाहे तो एक्सक्रीटा से हो चाहे तो हाउस होल्ड से हो, वो सॉइल में भी जा सकती हैं, फिर डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर में भी जा सकती हैं। अब आपको मैं एक क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग की बुक है जिसमें मटेरियल फ्लो एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, टेक्नो बैंगलेस की बुक है। उसमें मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बात करते हैं मटेरियल फ्लो एनालिसिस की। ये भी एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको दो दिखा चुका हूँ, तीसरा ये भी दिखाता हूँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब समझो मटेरियल फ्लो बेसिकली है क्या, ये बस यही नहीं है कि वेस्ट जनरेट हो रहा है और चला जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, पूरा मास बैलेंस इक्वेशन काम कर रहा है, पूरी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन काम कर रही है, और उसके पीछे ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो कि लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए एक इनिशिएट, एक क्या कहते हैं, बेस प्रोवाइड करता है। जब आप लाइफ साइकिल असेसमेंट करोगे तो मटेरियल फ्लो एनालिसिस ही आपको बताएगी ना, इनपुट कहाँ से हो रहा है, आउटपुट कहाँ से हो रहा है, यानी सोर्स कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट कहाँ है। तो चलिए हम देखते हैं। तो रॉ मटेरियल कुछ भी हो गया हमारा, मान के चलो, चाहे वो एग्रीकल्चर एरिया का हो चाहे वो माइनिंग एरिया का हो, कुछ भी हो। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, वो कहीं भी मैन्युफैक्चर होने जाएगा, या तो फूड से रिलेटेड कंपनी होगी, या तो इक्विपमेंट से रिलेटेड, या फिर कार इंडस्ट्री हो गई, या फिर क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी हो गई, कहीं भी मैन्युफैक्चर होने कुछ भी गया। उसके बाद ये कहाँ पे जा सकता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद यूज़ करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर फाइनल डिस्पोजल, सिंपल सा सीधा, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर हुआ, कंज्यूमर ने यूज किया प्रोडक्ट को, जो भी उसने फॉर्मेशन किया, प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद वो फाइनल डिस्पोजल में गया। अब अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि प्रोसेसिंग एंड रिकवरी, कुछ तो वेस्ट जनरेट हुआ होगा ना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ तो वेस्ट जनरेट हुआ होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग एंड रिकवरी हो सकती है। फिर उसके बाद उसको फिर से मैन्युफैक्चरिंग में भेजा जा सकता है, या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ के लिए किया जा सकता है, अगर आपने रिकवर कर लिया, प्रोसेस कर लिया तो। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर से गया तो वो फिर से मैन्युफैक्चर होगा, यानी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी। और जब फिर से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर से उसको कहाँ आना है, कंज्यूमर के पास आना है। तो मीन्स मैन्युफैक्चर हुआ,
उसमें जो भी आपका क्या कहते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट निकला, उसकी प्रोसेसिंग हुई, रिकवरी हुई, फिर से वो कंज्यूमर के पास आया, अगर उसमें का कुछ पार्ट कंज्यूमर यूज़ करने लायक है या किसी भी, क्योंकि कंपनीज हैं वो कुछ ना कुछ बना सकती हैं, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में फिर से जा सकता है, यानी कंपनी में फिर से जा सकता है, इंडस्ट्री में फिर से जा सकता है, जिसके बाद उसका सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो कंज्यूमर के पास फिर से आ सकती है। अब रॉ मटेरियल स्टेज पे भी वेस्ट, जब रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होगा, जैसे कि वीट का प्रोडक्शन हुआ और आप क्या कहते हैं वीट का जो प्लांट है उसमें से वीट निकालने के लिए स्ट्रॉ एज अ वेस्ट निकलता है, तो वहाँ पर से भी वेस्ट निकलता है। हर एक स्टेज से जो भी येलो लाइन आपको दिखेगी ना वो वेस्ट दिखा रही है। कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ करता है, वो एज अ वेस्ट हो, उसमें से एज अ वेस्ट कुछ ना कुछ निकलता है। अब वो सेकेंडरी मैन्युफैक्चर के लिए जा सकती है या फिर प्रोसेसिंग या रिकवरिंग के लिए जा सकती है, जो कि आपके टर्म बोले जाते हैं रिसाइकिल करना, रिफर्बिश, मीन्स होता है नहीं, ये सारी चीज़ें 3R पॉलिसी या 5R पॉलिसी इसमें जो होती हैं, तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग रिकवरी के लिए फिर से कलेक्ट करते हैं, फिर से आपको कंज्यूमर के पास आते हैं, जो रिसाइकिल्ड मटेरियल होते हैं वो। रॉ मटेरियल मैंने बता चुका था, वहाँ पर से भी वेस्ट जनरेट होता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होगा जो कि फाइनल डिस्पोजल में जा सकता है, और प्रोसेसिंग रिकवरी के बाद भी वेस्ट जनरेट होगा जो कि यहाँ जा सकता है। अब ये चीज़ें कहाँ से एक्सप्लेन हो रही है, मटेरियल फ्लो एनालिसिस ही बता रही है कि इस प्रोसेस के बाद अगला फ्लो कहाँ हो रहा है। मटेरियल फ्लो तो हो गया, रॉ रॉ क्या कहते हैं रॉ मटेरियल हुआ, जितनी ब्लैक लाइन शो कर रही हैं वो मटेरियल फ्लो। उसके बाद येलो लाइन जो डॉटेड लाइन है ये वेस्ट फ्लो को बता रही हैं कि वेस्ट फ्लो कैसा हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो माइनिंग एरिया हो, कुछ ना कुछ फ्यूल एनर्जी तो लगी है। ऑब्वियस सी बात है, आपने खेतों में पानी और क्या कहते हैं इरिगेशन किया होगा, या फिर माइनिंग एरिया के लिए आपने इक्विपमेंट मशीनरीज यूज़ की होंगी, उसमें फ्यूल और एनर्जी का कंजप्शन हुआ होगा, तो उसका भी तो इनपुट है, वो भी इस तरीके से कन्वर्जन ही तो है किसी चीज़ का किसी मटेरियल में, तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेसिंग पार्ट में भी हुआ है, रिकवरी पार्ट में भी हुआ है, तो एनर्जी का कन्वर्जन भी तो मास में हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आप एलसीए में यूज करेंगे, मैंने कहा था ना कि लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए एज अ बेस का काम करता है, तो आप जब लाइफ साइकिल असेसमेंट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसी चीज़ों की या लाइफ कॉस्ट एनालिसिस जैसी चीज़ों की एनालाइज करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। तो आपको ये इजी वे में कौन सबसे बेहतरीन तरीके से समझाएगा, वो समझाएगा मटेरियल फ्लो एनालिसिस। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, उसको भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, बेसिकली इसको दो बेस पे क्लासीफाई किया गया। पहला जो क्लासीफाई किया गया वो बेस्ड ऑन मटेरियल कंसिडरेशन, मतलब मटेरियल के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। यूनिट फ्लो मटेरियल मींस बायोमास एक्सकेवेशन हो गया, सब्सटेंस के बेस पे बता चुके हैं, जो प्योर फॉर्म हो सिंगल टाइप के होते हैं वो सब्सटेंस के बेस पे होते हैं। प्रोडक्ट के बेस पे समझ जाओ, कार हो गई, बैटरीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज फॉर हैजार्डस सब्सटेंसेस फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें। अब जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज फॉर हैजार्डस सब्सटेंसेस, जब भी हैजार्डस सब्सटेंसेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्लान करनी हो, पॉलिसी बनानी हो कि हाँ इस हैजार्डस सब्सटेंस से मेनली इम्पैक्ट इस सिस्टम को हो रहा है, मीन्स हाउस होल्ड सिस्टम को हो रहा है, पर्टिकुलर्स इस सिटीज़ को हो रहा है या इस एरिया को हो रहा है, तो आप सिस्टम आइडेंटिफाई किया ना, तो इनपुट कहाँ से हुआ ये आइडेंटिफाई करोगे, और किस सिस्टम में जा रहा है ये भी आइडेंटिफाई करोगे, कितना स्टॉक रह जा रहा है ये भी आइडेंटिफाई करोगे, जो कि इसको इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो सिस्टम में रह जाता है वही उसको इम्पैक्ट करेगा। और ये कहाँ से एनालाइज होगा, ये इसी से एनालाइज होगा। फिर उसके बाद आप जो सेकेंड टाइप इसका है वो है सिस्टम बाउंड्रीज के बेसिस पे। तो सिस्टम बाउंड्रीज के बेसिस पे रीजन हो गया, सिटी हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, अर्बन एग्लोमेशन एरिया हो गया। फिर उसके बाद रीजन तो हो गया आपका, कोई सेक्टर भी हो सकता है, मीन्स
कोई भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रियल मतलब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, फार्म एंड इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी, कॉपर इंडस्ट्री हो गई, मेटल की इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो बेसिकली दो दो बेसिस पे डिफाइन किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया, इसको बेस्ड ऑन मटेरियल कंसिडरेशन, बेस्ड ऑन सिस्टम बाउंड्रीज कंसिडरेशन। तो दो चीज़ों के बेसिस पे इसको एनालाइज किया जा सकता है। देखो, सिस्टमैटिक किसी चीज़ की स्टडी करना आपको उस चीज़ में परफेक्शन लेके आएगी, और मैं वही आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसका भी एप्लीकेशन होगा ना कहीं, तो कहाँ पे होगा? ये प्रोवाइड करेगा आपको, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा प्रोवाइड करेगा। किसी सिटी में अब पॉल्यूशन लोड के बारे में जानना है ना, तो यही बताएगा। तो ये भी इसका एप्लीकेशन कहाँ हुआ? एक तरीके से इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा बताने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लिए हो, या फिर रीजन के लिए हो। आईएसओ स्टैंडर्ड होते हैं ना, एमएफए का बहुत यूज किया जाता है। आईएसओ 14000 स्टैंडर्ड जो भी हो गए आपके, 14010 ऑडिटिंग के लिए, 14020 इन्वायरमेंटल लेबलिंग के लिए होती है ना सारी सारी, उसमें क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट का भी पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कहाँ होती हैं? और डेरिवेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स हो गए उसके। पहले तो गोल होता है, गोल्स के लिए इंडिकेटर डिफाइन किए गए, जैसे कि क्या कहते हैं आपके सस्टेनेबल एसडीजी गोल 11 जो कि सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करती है। फिर उसके 11.3.1 हो गया, ये उसके इंडिकेटर्स हो गए। एसडीजी 15.3.1 ये भी अर्बन प्लानिंग से ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें, पहले तो गोल हुआ, गोल के अंदर इंडिकेटर और सब इंडिकेटर्स हुए। तो ये चीज़ें भी डिफाइन किसके थ्रू होंगी? मटेरियल फ्लो एनालिसिस के थ्रू होंगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल फ्लो अकाउंट फॉर यूज इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स होगी, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, मीन्स मटेरियल फ्लो अकाउंट फॉर यूज इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। जब आप पॉलिसी मेकिंग में काम करोगे, जैसे इंडिया का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, या कुछ भी किसी भी पॉल्यूशन लोड डेटा को लेकर के, कुछ भी लेकर के मटेरियल फ्लो अकाउंट की बात करोगे, तो ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स आपको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक मैथमेटिकल आर्ट होता है। बहुत सारे आपके पास डेटा हैं, बहुत सारे डेटा हैं, तो उसका एक मीन डेटा आपको मिला, तो ये हो गया ना कि ये पूरे ओवरऑल डेटाज में आपके पास लाखों लाख डेटा है, लेकिन बेसिकली मीन डेटा ये है। तो ये स्टैंडर्ड डेटा ये है हमारा, और मीन डेटा ये है, तो ओवरऑल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वो एमएफए वही अकाउंट करता है आपका। बहुत सारी चीज़ें होंगी, कॉम्प्लेक्स सी चीज़, उसको सिस्टमैटिक पार्ट में आपको डिफाइन करेगा। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सारी वीडियो एक ही पार्ट में डिस्कस नहीं कर सकते, मीन सारे टॉपिक्स को, क्योंकि इसको मैंने इसलिए दो पार्ट में रखने की कोशिश की है, जिसमें हम आगे के पार्ट में इसका जानेंगे कि इसका इन्वायरमेंटल साइंस में किस तरीके से यूज है, वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज है, किस तरीके से इसका यूज है आपका इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में, डीमेटेरियलाइजेशन जब किया जाता है चीज़ों का, किस तरीके से ये लाइफ साइकिल असेसमेंट से रिलेटेड है, किस तरीके से ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। तो आगे की वीडियो आपके सामने शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत ही बेहतरीन चीज तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा उसको। तब तक के लिए हम टू बी कंटिन्यू रहेंगे, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, आपने पेशेंस देकर के इस वीडियो को सुना, जाना। होपफुली आपको कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मिला है नॉलेज, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट और कुछ नहीं, मेरा एम बस यही है, तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो, जो भी आप फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो चीज़ें इम्प्रूव करेंगे हम। हाँ, थोड़ा गैप ज़्यादा होता है मेरे वीडियो में, मैं इसको मिनिमाइज जितना भी कम करने की कोशिश कर पाऊँगा मैं करूँगा। फिर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करोगे, जितना भी शेयर करोगी और भी लोगों को फ़ायदा होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू सो मच।